पाकिस्तान का विनिंग मैप देखें इस बार, तो आप वेस्ट से लेके ईस्ट के जाते हुए एक बेल्ट आपको मिलेगी। गुजरात, गुजरात के साथ लगा एमपी, एमपी के साथ लगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साथ लगा उड़ीसा। महत्वपूर्ण बेल्ट, 87 सीटों की 84 सीट बीजेपी लेके गई है इस फील्ड में। ईस्ट से वेस्ट की जो कनेक्टिविटी है बिल्कुल मध्य भारत के अंदर ही आता है। एमपी, एमपी के लेफ्ट में गुजरात, उसके राइट में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के राइट में आपका आता है साहब उड़ीसा। कमाल की बेल्ट है साहब ये। सिर्फ 3 सीटें, एक गुजरात में, एक छत्तीसगढ़ में और एक उड़ीसा में। एमपी दरअसल लोग समझ नहीं पाए कि एमपी पिछले कुछ चुनाव में धीरे धीरे नया गुजरात बन गया, यानी कि जिसको पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता। और वहां के 2 ऐसे महारथी जिनको मैं ब्लंटली कहता हूं कि जिन्होंने पलीदा लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, दे आर द मेजर, एक्चुअली कमलनाथ भी और दिग्विजय भी, जिन्होंने बीजेपी को दफन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं आपको बताऊं, कोई कसर नहीं छोड़ी और अल्टीमेटली दफन कर दिया। बघेल ने छत्तीसगढ़ में दफन कर दिया पूरा का पूरा। उड़ीसा में कुछ इनका बेस ही नहीं था, एक सीट जीत गए, इनका नसीब है। और गेनी बेन गुजरात में एक सीट जीत गई ना, बनासकाठा की नॉर्थ में, वो उनका पर्सनल एक तरह से करिश्मा था कि जीत गई, अदरवाइज तो वो भी नहीं होती थी। अब ये ऐसी बेल्ट है वेस्टर्न कोस्ट से लेके ईस्टर्न कोस्ट की, बिल्कुल एक के साथ एक जुड़े हुए, बिल्कुल मध्य भारत में। ये एक ऐसा फोर्ट है ना जिसको तोड़ पाना इतना आसान नहीं है, और जब तक विपक्ष इसको नहीं तोड़ेगा तब तक बातें मुश्किल हो जाएंगी। कहीं ना कहीं दिग्गी राजा जैसे लोग या कमलनाथ जैसे लोग ये कुछ नहीं कर रहे हैं, बघेल जैसे लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पूरी बिखरी हुई, एक नेता नहीं है यहाँ पर। जो उड़ीसा में तो कोई नेता ही नहीं है, यहाँ भी कोई नेता नहीं है। एक बिखरा हुआ पूरा का पूरा यहाँ पर इंडिया गठबंधन है। अमिताभ श्रीवास्तव जी, आपने बहुत सही बात कही। ये जिन स्टेट्स के आपने नाम लिए वहां पर 4 बेशक कांग्रेस को अपने जिन स्टेट्स मैंने कहा, जिन 3 स्टेट्स के आपने नाम लिए, सारी के सारी जगहों पर कांग्रेस को अपने गुजरात के साथ एमपी, एमपी के साथ छत्तीसगढ़, उसके आगे उड़ीसा, ये 4 स्टेट हो जाए। 87 सीटों में से 84 सीट उनको मिली है सर यहाँ। जी। तो ये जो है, ये इन जगहों पर कांग्रेस को अपना संगठन दुरुस्त करने की जरूरत है। ये बात काफी समय से लगातार कही जा रही है। मध्य प्रदेश में जो ड्रबिंग एक के बाद एक हर चुनाव में कांग्रेस की हुई है, वो जाहिर बात है कांग्रेस की जो भी वहां पर नेतृत्व संभाल रहे थे, कमलनाथ हो, दिग्विजय हो, या बाद में आपने जीतू पटवारी को सौंप दिया, वो भी कुछ कर नहीं पाए। जो भी जिस तरीके से चल रहा है, आपने गेनी बेन का जिक्र किया, तो मुझे कम से कम एक चीज हम लोग को हाईलाइट करनी चाहिए। गिनी बेन बनासकाठा से जो जीती है, वो एक अपने आप में बहुत एग्जाम्पल सेट करने वाली चीज है दिनेश जी। क्राउड फंडिंग के जरिए वो महिला जीती है। क्राउड फंडिंग के जरिए चुनाव करना आज की तारीख में, जब मीडिया भी जो है हेलीकॉप्टर शॉट लगा रहा है ना, तो जो है वो क्राउड फंडिंग करके कांग्रेस की प्रत्याशी चुनाव जीतती है। ये अपने आप में इसका जिक्र किया जाना चाहिए और इसकी तारीफ की जानी चाहिए। ये बात सही है कि गुजरात में कांग्रेस का संगठन बिल्कुल धराशायी है। बहुत सारी समस्याएं हैं वहां पर। जिस तरह से बीजेपी विधानसभा चुनाव में जीती है, जिस तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि गेनीबेन ठाकुर का चुनाव जीतना जो है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक नखलिस्तान में एक दिखाता है आपको। कहा भाई ठीक है, कुछ उम्मीद अभी बची है आप कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस अगर चाहे तो, जिसको हम बोलते हैं क्या, करो या मरो वाली स्पिरिट से अगर आप जूझते हैं, तो सारी की सारी बात आप कर सकते हैं। मुझे अभी जब ज्ञान प्रकाश जी और सुनील जी और बात कर रहे थे, तो जिस तरीके से गठबंधन की और जो नई बहू वाला आपने जो आज मेटाफर छेड़ा है, तो उसको लेकर के जो स्थितियां बन रही, जो मैंने शुरुआती टिप्पणी में गई, तो मुझे आप सब लोग जब बात करते, मुझे शेर याद आ रहा था। वो बड़ा बढ़िया शेर है, और आज के इत्तेफाकन इस हालात में बहुत फिट बैठ जा रहा है कि क्या हो सकता है कि तुम्हें चाहूं, तुम्हारे चाहने वालों को भी चाहूं, तुम्हें चाहूं, तुम्हारे चाहने वालों को भी चाहूं, मेरा दिल फेर दो, मुझसे रिश्ता हो नहीं सकता। तो ये बात है, ये अभी ये संभावना अभी बाकी है। जो बात मैंने शुरू में कही थी कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये संभावना अभी लगातार बनी हुई है कि मेरा दिल फेर दो, मुझसे रिश्ता हो नहीं सकता। तो वो जो चीज है, ये कहीं ना कहीं जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि सारी की सारी जो एक टेंटर हुक्स पे चीजें रखी हुई हैं, वो बहुत अभी वल्नरेबल सिचुएशन है। मोदी साहब बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, और ये डिस्कम्फर्ट अमित शाह साहब ने जो जिस तरह के बयान दिए हैं, चाहे नायडू के बारे में, चाहे नीतीश कुमार के बारे में, दोनों के लिए उन्होंने कह दिया था कि इनके लिए दरवाजे बंद हैं एनडीए के। तो आज दोनों ही जो है वो एनडीए मतलब मोदी साहब के तारनहार की भूमिका में है। अगर वो अकड़ जाएंगे कि साहब नहीं, इनको तो आप वापस भेजिए, इनको तो गृह मंत्रालय नहीं मिला, इनको तो सरकार में लाने की जरूरत नहीं, आपको जहां इनको भेजना हो भेजिए,
तो वो फिर करना पड़ेगा। और मोदी जी के आंख के तारे, अमित शाह, तो कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ तो होगी उनके दिल में। तो इसलिए मैंने कहा कि तुम्हें चाहूं, तुम्हारे चाहने वालों को भी चाहूं। ये जो मामला है ये कहीं ना कहीं फंसेगा दिनेश जी। बहुत शुक्रिया जी। जी, वैसे आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मैं उस शब्द पे आता हूँ, क्राउड फंडिंग। तो मुझे मंथन फिल्म याद आ गई एक्चुअली, श्याम बेनेगल की, जो क्राउड फंडिंग से हुई थी भारत में पहली बार। और कभी मौका मिले तो उस पर प्रोग्राम बनाइएगा उसके ऊपर, ये पिक्चर कैसे बनी थी। मंथन अपने आप में एक जरूर बहुत जरूर। बड़ा अभी कहानी है। कान फेस्टिवल में उसका उसका दोबारा से प्रदर्शन हुआ है। और नसीरुद्दीन शाह रेड कारपेट पर गए थे, क्योंकि अभी मंथन की जो प्रिंट है उसको नए सिरे से डिजिटाइज करके उसको दिखाया गया वहां पे। बड़ा सम्मान हुआ उस फिल्म का। श्याम बेनेगल के का जो काम है उसको बहुत सम्मान मिला जी। थैंक यू। जी, तो क्राउड फंडिंग याद आ गया मुझे। क्राउड फंडिंग से इंडिया की पहली पहली मेरे हिसाब से पहली फिल्म बनी।